हम जानते हैं कि देश के अंदर बहुत से अभियान चलाए गए। मोदी जी ने समय समय पर देश को एक करने के लिए, देश में मूल्यों को स्थापित करने के लिए, देश में व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए कई अभियान चलाए। हम जैसा देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा अभियान हमारी सरकार 2014 में आने के बाद सबसे पहला एक अभियान जो हरियाणा में ही पानीपत की धरती से उन्होंने शुरू किया था, उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक बहुत अच्छा परिणाम ये निकला। उन्हीं दिनों में उन्होंने लाल किला मैदान से स्वच्छता का एक मिशन ये शुरू किया था, स्वच्छ भारत मिशन के नाते से, और शौचालय ज़रूर हर घर में बने और ओपन डेफिकेशन फ्री ODF ये हर गांव हर शहर हो, उसमें भी बड़ी सफलता मिली है। देश के अंदर लोगों में देशभक्ति की भावना आए। मैं बाद में पहले देश यानी इंडिया फर्स्ट इस प्रकार की बहुत से आयाम उन्होंने खड़े किए जो देश के लोगों के अंदर काम किया। जब भी कभी देश पर संकट आया उन्होंने बखूबी उसका जो विरोधी सेना है, विरोधी देश है, उनका मुकाबला करते हुए उनको नाकोच नजवाए। और ख़ास करके जैसे हम देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से किया गया, लोगों के मन में देशभक्ति की भावना उससे भी जागती है। कितने ही काम व्यापारियों के लिए, जैसा मैं कहूँगा कि चाहे देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों के कामकाज को सरलीकरण करने के नाते से GST जैसा बदलाव जो किया गया उसका भी बहुत बड़ा सकारात्मक एक प्रभाव गया। और अब तो GST की दरों को भी कम करके और 4 स्लैब के बजाय 2 स्लैब कर दिए गए। कितने ही काम गिनाने के हैं, गिनाए जा सकते हैं। कहीं कहीं ये आभास होता है कि इतने सुधारात्मक काम करने के बाद देश से आतंकवाद भी समाप्त किया गया, नक्सलवाद समाप्त किया गया। अभी कल ही सैकड़ों नक्सलवादियों ने और समर्पण किया, उन्होंने हथियार अपने छोड़े। एक मूवमेंट चला, हम देश के साथ हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में एक बदलाव आया। जम्मू कश्मीर के लोग भी आतंकवाद की समाप्ति के बाद लगातार निरंतर प्रगति कर रहा है। इन सब विषयों के होने के बाद भी कभी कभी महसूस होता है कि देश के अंदर अथवा देश से बाहर की कुछ ताकतें देश को तोड़ने में अभी भी सक्रिय हैं। आम जनता को ये बताने के लिए एक अच्छा अवसर चुना गया है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन 31 अक्टूबर। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पहले से मनाते हैं। एकता दौड़े ये लगाई जाती हैं, लेकिन इस बार 2 महीने लगातार उनकी इस एकता के संदेश को पहुंचाने के लिए सारे देश भर में बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे 31 दिसंबर तक, जिसके अंदर सबसे पहले 2 जो कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं 25, 27 अक्टूबर को गांव-गांव में, शहर में पदयात्राएं निकलेंगी। 8 से 10 किलोमीटर की प्रतिदिन यात्रा में, पदयात्रा में लोग भाग लें। बड़ी संख्या में कार्यक्रम किए जाएंगे। इस जिले में भी इस योजना का हमारे जिलाध्यक्ष जी ने अपनी टीम के साथ बैठ करके और ये योजनाएं सब बना ली हैं। 31 अक्टूबर को और राष्ट्रीय एकता दौड़ रन फॉर यूनिटी ये भी जगह जगह पर आयोजित की जाएगी ताकि लोगों में संदेश जाए। और इसके बाद लगातार 2 महीने जगह जगह पर इन कार्यक्रमों को करने के लिए स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या जितने भी संगठन हैं, गैर राजनीतिक संगठन, NGOs वगैरह, वो भी उसके अंदर भाग लेंगे। कहीं सेमिनार करेंगे, कहीं डिबेट्स होंगी, कहीं प्रदर्शनियाँ लगाई जाएंगी, कहीं साहित्य बांटा जाएगा। युवाओं को बैजेस देकर, उनके पटके उनको पहनाकर, और जगह जगह जब जाएंगे तो उसका एक संदेश लोगों में जाएगा। चाहे वो किसी भी मॉल में जाते हैं, कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं, सभा में जाते हैं, किसी भीड़ में दिखते हैं, बाजार में होते हैं या अपने अपने संस्थानों में भी जाते हैं, तो एक राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए युवाओं को टारगेट करते हुए युवाओं का रजिस्ट्रेशन ये कराया जा रहा है। माई भारत इस पोर्टल पर जो 6 अक्टूबर को लॉन्च हो चुका है, जो युवा और हमारे जो मंत्री हैं, युवा और खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया केंद्र के मंत्री हैं, उन्होंने उसको लॉन्च किया है। और उसके बाद बड़ी संख्या में युवा उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। उसके भाई हो जो ना के दूर हो आपको मित्रों नमस्कार। आपको भी सबको, लेकिन आप यूँ रहोगे तो पिछोड़े क्या करेंगे? नहीं हो रहा है खाली
करेंगे और कहाँ कहाँ करेंगे, और उसका बाद में संपन्न होने के बाद उसकी फ़ोटोज़, उसकी जो वृत्त है वो सारा उस पोर्टल में डाल करके देश भर में ज़्यादा युवाओं को इसका जोड़ा जाएगा और लगातार इस प्रकार का कार्यक्रम 2 महीने तक चलेंगे। ऐसा एक इस अभियान का स्वरूप रहेगा। ये जानकारी देने के लिए आपको विशेष तौर पर बुलाया है। जो जनता को ये जानकारी मिलेगी तो लोगों में उत्साह आएगा, उसमें मीडिया की अपनी भूमिका है, वो भी सकारात्मक भूमिका लोगों के सामने जाएगी। और पुनः आज इस अवसर पर मैं आपको आने वाले दिवाली समेत सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। माननीय सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने जीएसटी कम करी है मोदी साहब ने, आज तक जो है कोई भी दुकानदार कम नहीं कर रहा है। कुछ दुकानदारों को छोड़ के उसी रेट पर जो है वो सामान बेच रहे हैं, उसी रेट पर वो सारी चीज़ चल रही है, महंगाई उसी तरीके से बरकरार है। तो दुकानदार तो उस चीज़ को मान नहीं रहा है। मैं इसको नहीं मानता हूँ। आपके पास अगर कोई पर्टिकुलर किसी दुकान की शिकायत हो तो वो ज़रूर बताइए। जिन चीज़ों का रेट कम हुआ है, खास करके जीएसटी का, वही तो कम करेंगे ना। जीएसटी अगर कम नहीं है, सेम जीएसटी मानो 5% का 5% में ही चल रहा है, तो उसको कम करने का विषय नहीं है। कोई 18% से 5% किया है, 12 से 5 किया है, तो 5-7% का रेट ही कम होता है, तो उसने टैक्स के रेट को ही कम करना है। इससे अतिरिक्त कोई चीज़ उसको कम नहीं करनी है। फिर भी किसी आइटम के बारे में आपको पता लगता है, हमें बताएंगे, हमारे लोगों को बताएंगे, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक जहाँ तक प्रत्यक्ष जीएसटी लगाकर आइटम्स को बेचने का विषय होता है, क्योंकि कुछ जो होलसेलर्स हैं वो स्वयं बिल के ऊपर टैक्स लगाते हैं, तो उस टैक्स को उनको लिखना पड़ता है कि वो कितने % लगा रहा है। आज वर्तमान दरों के हिसाब से अगर वो नहीं लगाता, ज़्यादा लगाता, तो वो प्रमाण हो जाता है। तो ऐसा प्रमाण भी कोई हो हमारे पास दीजिए। बिना प्रमाण के जो चर्चा खास करके कोई विपक्षी दल के लोग कहते रहते हैं, वैसा अगर कोई कहेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं है। प्रमाण के साथ कहेंगे, देंगे, हम उसकी छानबीन कराएंगे, उसका अच्छा। सर, ये सिस्टम साउथ अफ्रीका तो दुबई गए थे, तो वहाँ से क्या सौगात लाया अपने देश के लिए, खासतौर करने के लिए? देखिए, दुबई तो मेरा विजिट नहीं था। दुबई तो जैसा होता है कि एक रूट के अंदर जो क्या उसको बोलते हैं, हाँ, ओवर क्या ठहराव, हाँ, स्टॉप ओवर होता है। तो उसमें क्या होता है, अगली फ्लाइट को पकड़ने के लिए जो बीच का समय उतना, मुझे रात का समय वहाँ मिल गया था। एक दिन शाम को वहाँ पहुँचा था लगभग 6:30 बजे, अगले दिन सुबह 8 बजे 9 बजे फ्लाइट थी। तो मैं रात को एक दौरे में भी चला गया था और कुछ व्यक्तिगत मित्र थे, 2-3 वो मिले। अन्यथा कोई मेरा सरकारी कार्यक्रम अथवा कोई ऐसा वहाँ का विजुअल कार्यक्रम नहीं था। और जहाँ तक डरबन की बात है, डरबन में एक सम्मेलन हुआ, जो G20 कंट्रीज़ हैं उन सब का पावर को लेकर के एक सेमिनार था, कॉन्क्लेव था। तो उस पावर के संबंध में देश और दुनिया के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, हमने अपनी बात रखी है, दुनिया के लोगों ने अपनी बात रखी है। बहुत चीज़ों में भारतवर्ष दुनिया के लोगों से आगे है। खास कर रिन्यूएबल एनर्जी, RE, सोलर है, विंड है, या हमारा जो हाइड्रो प्लांट जितने हैं उन सबको मिलाएं तो हम 50% से ज़्यादा उसको पार कर गए हैं। और ये किसी देश में हुआ, सब देशों में नहीं हुआ। हमने बहुत प्रगति पिछले 10 सालों में की है। हमारा कोल आधारित जितना भी पावर जनरेशन है वो काफ़ी कम हुआ है, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो कम हो रहा है। हमारे जो टारगेट थे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करने के, हमने 5 साल पहले पूरे कर लिए हैं। इस बात की सराहना देश के बहुत लोगों ने की है। जहाँ कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, ट्रांसमिशन लाइन में कमी है, जनरेशन में कमी है, उन लोगों ने हमारे से सहायता भी मांगी है। खास करके कुछ देशों के अंदर हम आज जा भी रहे हैं, जैसे सिंगापुर और दुबई और UAE। इन देशों में हमारी अंडर सी केबल ये हम डलवा रहे हैं, उनके साथ मिल करके डाल रहे हैं, ताकि सौर ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान जो कहीं कमी है, कहीं ज़्यादा है, तो उसका ट्रांसफ़र किया जा सके। तो ऐसे बहुत से देश हैं जो भारतवर्ष के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में भी हमारी NTPC और NTPC से जुड़ी संस्थाएं तो लगातार दौरा कर रही हैं। उनके लोग भी आ रहे हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन समझौतों में हम जितनी उनको सहायता करेंगे, बदले में दूसरी चीज़ों में वो हमारी सहायता करेंगे। तो ये बायलैटरल समझौते होते हैं। इसमें कोई चीज़ उनसे लेके आते हैं या कुछ दे के आते हैं, ऐसा नहीं है। एक चीज़ हमारी आवश्यकता है, हम लेते हैं, एक चीज़ हम उनको दे सकते हैं, वो हमसे लेते हैं, वो लेते हैं। इस प्रकार के समझौते परस्पर जो होते हैं। सर, समाज में इस वक्त थोड़ा सा ऐसा माहौल है कि सिस्टम पर विश्वास नहीं हो रहा। किसी नेता के घर पैसे मिल जाते हैं, किसी जज के घर मिल जाते हैं, 2 पुलिस ऑफिसर्स ने सुसाइड किया। ऐसे में आम जनता सिस्टम पर कैसे भरोसा करे?
देखिए, सबसे पहली बात तो है कि लोगों में जागृति आई है और ये जो दो घटनाएं हुई हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाएं हैं और दो परिवारों ने अपना एक बहुत जिम्मेवार आदमी को, नागरिक को खोया है। इस पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं करना चाहिए, ऐसे मेरी अपील है। कुछ लोग इसको जातिगत रंग दे करके भी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी गलत है। हाँ, अगर इसमें कोई एक कंटेंट ऑफ कोर कोई इशू कहा जा सकता तो भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार के बारे में कोई भी चर्चा किसी भी बारे में हो रही है, जैसे आप चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बात ये है कि लोगों में जागृति पैदा हुई है। और उसके कुछ दिन बाद, अभी 2 दिन पहले ही पंजाब के IPS ऑफिसर के घर से और कैश मिला है। तो ये चीज़ें पहले कोई ढूंढता भी नहीं था, कोई देखता भी नहीं था। आज लोग देखने लग गए, ढूंढने लग गए। हमारी जो एजेंसीज हैं जो उनको छानबीन करने वाली, वो तेज़ हुई हैं। तो एक पॉजिटिव पहलू इसमें से देखना चाहिए और हमें भ्रष्टाचार के ऊपर खुल के चर्चा भी करनी चाहिए कि ना भ्रष्टाचार करने देंगे, ना हम करेंगे, ना करने देंगे। ऐसे भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए मुझे तो लगता है कि 2 बलिदान जरूर हुए हैं लोग, लेकिन इन बलिदानियों के बाद ये चर्चा जोर पकड़ रही है और अच्छा पहलू है। हम उन 2 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सरकार उन परिवारों के साथ खड़ी है और उनके बारे में जो भी कोई केसेस, पुलिस केस बने हैं अथवा जो भी आगे कोर्ट में जाकर के केस होंगे, तो सबको न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी ओर से आगे। सर हरियाणा और यूपी की सीमा के पास माइनिंग का काम चल रहा है और वहाँ पर निशानदेही को लेकर पिछले 1 साल से लगातार टाल मटोल की जा रही है। हरियाणा की सीमा में कहा जा रहा है कि ट्रक डंपर जो है वो वहाँ पर चलते हैं और रेत खनन करके वो आगे यूपी की तरफ लेके जाते हैं। किसानों को वहाँ पर सिर्फ खेती नहीं करने दी जा रही, किसान भी बहुत परेशान है। तो उसको लेकर अभी तक निशानदेही का काम से लटकाया हुआ अभी तक। देखिए, ये विषय कोई आज का नहीं है। जब 2 राज्यों के बीच में जब कोई डिमार्केशन एकदम पक्की नहीं होती और ख़ास करके जब नदी आ जाती है तो डिमार्केशन के जो सारे चिन्ह हैं वो पानी के